वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आज एक न्यू टॉपिक के साथ। तो पीडियाट्रिक का हमने हाइड्रोसिफिलिस पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया और आज का जो न्यू टॉपिक है आपका न्यूनेटल सीजर है। तो सीजर के बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो हाइड्रोसिफिलिस मैंने पढ़ाया था वो वीडियो आप देखना, और उस पर टोटल मैंने 3 पार्ट डाले हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा था और कुछ प्रॉब्लम फेस करने की वजह से। तो आज का जो टॉपिक है वो सीजर पे है। और सीजर पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कॉमन वर्ड्स बोलूँगी जो आप अपने आसपास एरिया में, घर पे या किस लोगों से सुना भी होगा। जैसे लोग बोलते फिट आ गया, और अचानक से मतलब कि घरों में जिनको पता नहीं होता वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया और अचानक से हाथ पैर कांपने लगे, और मतलब कि जो माउथ था उसका लॉक हो गया और उठे मतलब कि उठ ही नहीं रहा। कई बार पेशेंट इसमें अनकॉन्शियस हो जाता है, अचानक बेहोश भी हो जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कई बार रोने भी लग जाते हैं। बच्चों में पढ़ रहे, पीडियाट्रिक पढ़ रहे तो पीडियाट्रिक पे ही बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें देखी जाती हैं जिसको लोग मतलब अंधविश्वास भी समझते हैं। अंधविश्वास की वजह से बोलते हैं कि किसी ने मतलब कि कुछ करवाया हो ये वो। तो ये बातें भी आती हैं, तो इसीलिए शायद बनाया गया है ये सारी चीज़ें कि लोग अवेयर हो सके। तो आज पढ़ने वाले हैं सीजर, जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में एपिलेप्टिक या फिर मिर्गी जो आम लोग बोलते हैं, फिट्स। तो ये सारी चीज़ें सुनने को मिलते हैं सीजर के बारे में। तो सीजर क्या है बेसिकली और इसमें होता क्या है, आज हमें पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करना है कि सीजर के फेज़ कितने होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, कौन कौन सा सीजर हो सकता है। अलग अलग टाइप के सीजर होते हैं। कई सीजर तो ऐसा होता है उसमें कुछ नहीं होता, बस मसल स्टिफनेस होते हैं। तो ये सारे टाइप्स हैं सीजर के। तो आपको क्या लगता है सीजर क्या है? सीजर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारी जो मोटर एक्टिविटी है, आपने मसल का मूवमेंट जो देखा होगा, वो मसल मूवमेंट अचानक से जर्किंग मूवमेंट, बहुत ज़्यादा कपकपाहट, कई बार जो माउथ होता है, जो लिप्स होती हैं वो मतलब कि तित से पकड़ लेना, या कई बार 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 ब्लिंकिंग आई। तो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो मेनली सीजन में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है एक्सेसिव एबनॉर्मल, इसमें क्या देखा जाता है, एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी। ओके, ये सीजर क्या है, एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी इन ब्रेन, इन द ब्रेन। जब ये ब्रेन में एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी बोले तो इसको सीजर बोलते हैं, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्टिविटी आ रहा है और उसके साथ 3 चीज़ें देखी जा रही है, ठीक है, 3 चीज़ें देखी जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम सीजर। एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, एबनॉर्मल सेंसरी मोड एक्टिविटी, और एबनॉर्मल साइकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है, तो अगर आप सीजर पढ़ रहे हो और सीजर में लिख रहे हो एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी, तो बस इसको सीजर नहीं बोलते। अगर सीजर में एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी के साथ साथ आपको ये 3 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी, एबनॉर्मल सेंसरी एक्टिविटी, एबनॉर्मल साइकोमोटर एक्टिविटी, तो उसको सीजर बोलते हैं। सेंसरी एक्टिविटी में जैसे पेशेंट को, सीजर वाले पेशेंट को कुछ सेंसेस फील होते हैं जिसको ओरा बोलते हैं। हम ओरा पढ़ेंगे फेजेस में। ओरा क्या होता है, आपने गॉड के चारों तरफ देखा है ना कि वाइट येलो कलर का ओरा बनाया होता है। तो वो ओरा इंडिकेट करता है कि भगवान क्या होते हैं, जिनको कुछ चीज़ें होने से पहले ही पता लग जाए। ठीक है, जिन नहीं मानते जो भगवान को, फिर भी आप समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि ओरा जो होता है, ओरा हम उसको बोलते हैं जिनको सारी चीज़ें पहले से पता हो या फिर पता लगने लगे। तो वैसे ही इस पेशेंट में कुछ सेंसेस आने लगते हैं। सीजर वाले पेशेंट में मूड में भी चेंज हो सकता है, कुछ स्मेल अजीब सी आने लगती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ सेंसेस ऐसे होते हैं, पेशेंट को डर लगने लगता है अचानक से।
तो कुछ ऐसे सेंसरी एक्टिविटी देखी जाती है, मोटर एक्टिविटी जैसे कुछ मूवमेंट हो, और इस पेशेंट में कई बार हेलुसिनेशन भी देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर इनके साथ एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी हो रहा है तो उसे हम सीजर कहते हैं। ठीक है, तो सीजर का जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो डेफिनेशन में आपको एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी के साथ ये 3 चीज़ें भी लिखनी होगी, तब आपका कंप्लीट डेफिनेशन होगा। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं भी लिखना है, सिंपल डेफिनेशन लिखना है, तो वो भी है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्रोनिक एपिलेप्सी या फिर सीजर या फिर कन्वर्जल बोलो, ये तीनों चीज़ें सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन ये हो गया जो मेरे साइड से है और कंप्लीट डेफिनेशन है। एंड सेकंड आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एंड प्रोवोक्ड सीजर। रिकरेंट एंड प्रोवोक्ड सीजर, अनप्रोवोक्ड, ओके। रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड का मतलब क्या है कि अचानक से आ रहा है और बिल्कुल भी पहले से पता नहीं लग पा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड सीजर। तो एपिलेप्सी क्या है? एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसका कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड एक्टिविटी सीजर ड्यू टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल और न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन। इसमें है कि आपका पहले बता दिया है कि एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम देख सकते हैं, करेक्टराइज कैसे कर सकते हैं कि रिकरेंट हो रहा है और बिल्कुल पता नहीं लग रहा। अनप्रोवोक्ड सीजर है, ड्यू टू क्यों हो रहा है? न्यूरल एक्टिविटी डिस्टर्बेंस की वजह से ब्रेन में एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन। तो ये भी सेकंड डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, फर्स्ट डेफिनेशन भी। दोनों डेफिनेशन इजी भी है और पता भी लग गया कि मतलब कैसे बना है। ओके, तो फर्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है? एक्सेसिव एबनॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी। उसमें आपको 3 चीज़ें लिखना है। एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल सेंसरी एक्टिविटी एंड एबनॉर्मल साइकोमोटर एक्टिविटी। एंड सेकंड डेफिनेशन जो है एपिलेप्सी या फिर सीजर इज डिफाइंड एज क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड सीजर ड्यू टू एक्सेसिव न्यूरल एक्टिविटी इन द ब्रेन। सो ये हमारा डेफिनेशन है। और अगर इंसिडेंस की बात की जाए कि ये कौन से बच्चों में देखा जा सकता है, तो ये जो डिजीज़ कंडीशन है ये 5 से लेकर के 20 साल तक के बच्चों में देखने को कॉमनली मिल सकता है। तो 5 से 20 साल के बच्चों में ये चीज़ें क्यों देखी जाती है, क्यों पाई जाती है, वो हम कॉजेज़ में पढ़ेंगे कि ये मतलब कि बच्चों में क्यों आ रही है। कई बार मतलब कि फैमिली की वजह से कि फैमिली वाइज रन होते जा रहे हैं, एक फैमिली फिर दूसरे मेंबर को फिर तीसरे मेंबर को, ऐसे भी होता है। कई बार जेनेटिक भी होता है, कई बार जीन म्यूटेशन की वजह से भी होता है। तो ये कॉजेज़ में हम पढ़ेंगे। अब इससे पहले हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉजेज़ पढ़ेंगे। सीजर को लेके काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास चलता है। जो एजुकेटेड लोग नहीं हैं वो ऐसी एक्टिविटी देख के डर जाते हैं बच्चों में, और उनको ऐसा लगता है कि किसी और रीज़न की वजह से हो रहा है। वो डिजीज़ को नहीं पकड़ पाते, उनको लगता है कि ये चीज़ें किसी और रीज़न की वजह से हो रहा है। तो ये जो है इसको सीजर बोलते हैं। तो अब इसका जो टाइप्स है, मेनली टाइप इसका 2 है, या हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। आप इसको टाइप्स ना बोल के क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। क्लासिफिकेशन इसकी 2 की गई है, पार्शियल, जनरलाइज्ड और जनरल वो बोल सकते हो। इसको लोकल भी बोलते हैं, फोकल भी बोलते हैं। तो ये तीनों नाम सेम है, ठीक है। पार्शियल और जनरलाइज दोनों में होता क्या है? आप एनेस्थीसिया जानते हो ना, एक लोकल एनेस्थीसिया होता है, एक जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या है कि कोई आप लोकल पार्ट है एक, और उसको आपको कोई सुचरिंग करनी है या फिर कोई उस पर इंसिजन करना है, तो उसको आप क्या करते हो? एनेस्थीसिया लगाते हो, एनेस्थीसिया देते हो, जिसकी वजह से वो पार्ट सुन हो जाता है, तो वो लोकलाइज्ड होता है। और जनरल में क्या होता है कि आपकी होल बॉडी जो होती है वो सुन पड़ जाती है, उस कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो सेम सीजर भी 2 टाइप का है हमारा, पार्शियल एंड जनरलाइज्ड। अगर ब्रेन में 2 लोब होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड।
अगर दोनों हेमिस्फेयर खराब हो गया और दोनों हेमिस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो जनरलाइज होता है और उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होती है, क्योंकि जब ब्रेन का दोनों लोब ही खराब हो गया है तो बच्चे को कॉन्शियसनेस कैसे होगा, उसकी मेमोरी कैसे पता होगा, अटेंशन नहीं होगा, मेमोरी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगा, कॉन्शियस नहीं होगा बच्चा, क्योंकि दोनों लोब जो है बच्चे के क्या है, अफेक्टेड है। तो उसकी वजह से होल बॉडी में फर्क पड़ेगा। बच्चा अनकॉन्शियस है तो उसको पता नहीं लग रहा उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तो वो होता है हमारा जनरलाइज्ड सीजर। एंड पार्शियल सीजर की बात करें तो पार्शियल सीजर में किसी एक लोब में, वो भी कहीं लोकलाइज्ड एरिया पे कोई अफेक्टेड पार्ट होता है, जिसकी वजह से लोकल सीजर देखने को मिलता है। फोकल भी बोलते हैं, पार्शियल भी बोलते हैं। बस इसमें होता क्या है कि बच्चा अवेयर रहता है, कॉन्शियस रहता है, बस कुछ टाइम के लिए उसका मसल्स में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, उसकी मूवमेंट्स में कुछ चेंजेस देखे जाते हैं, कुछ बिहेवियर में चेंजेस देखे जाते हैं, तो वो होता है हमारा पार्शियल। ओके, तो दो टाइप के हैं, जनरलाइज्ड एंड पार्शियल। क्लासिफिकेशन है ये, जनरलाइज्ड को भी आगे क्लासिफाइड किया गया, पार्शियल को भी आगे क्लासिफाइड किया गया। तो अब पार्शियल की बात करें तो पार्शियल को अब दो पार्ट में बांटा गया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सीजर क्या था, एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इससे क्या समझ रहे हो कि जैसे आप वो देखते हो कई बार शॉक्ड होता है, शॉर्ट सर्किट, तो वो क्यों होता है, एक्सेसिव मतलब कि जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। तो वैसे ही फायरिंग होती है हमारी, न्यूरॉन फायरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा, जब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए न्यूरॉन्स की तो उसकी वजह से न्यूरल फायरिंग्स होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये ज़्यादा लंबा टाइम का सीजर आता भी नहीं है। तो अब जो हमारे टाइप्स हैं उसमें हम पार्शियल के टाइप्स देखेंगे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। पार्शियल में मैंने आपको क्या बताया, पहले तो अगर आप पार्शियल सीजर लिखते हो तो इसको भी डिफाइन करोगे आप। पार्शियल सीजर में पहले तो क्या लिखोगे, लोकल एरिया ऑफ ब्रेन कि जो ब्रेन का लोकल एरिया है वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, लोकल एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, कोई इस स्पेसिफिक एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, और इसमें बच्चा क्या रहेगा, कॉन्शियस रहेगा। 99% चांसेस है कि बच्चा कॉन्शियस रहेगा, 90% एंड 95 एंड 5% में भी बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है। पूरा अनकॉन्शियस नहीं होगा, थोड़ा सा मतलब कि कॉन्शियस भी रहेगा, अनकॉन्शियस भी रहेगा, ड्राउजीनेस टाइप का, इस टाइप का कुछ देखा जाएगा। तो ये हमारा पार्शियल सीजर का है कि पार्शियल सीजर में ब्रेन का कोई एक लोब और उसमें भी कोई स्पेसिफिक पार्ट इन्वॉल्व होता है, एंड बच्चा जो है उसमें 95% कॉन्शियस होता है, 5% चांसेस है कि बच्चा अनकॉन्शियस हो सकता है। अब इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है, वैसे तो इसका 3 है पर तीसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पार्शियल में हमारा सिंपल है एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या फ़र्क है, ये सिंपल जो है, सिंपल सीजर में डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्टेड हुआ है, कौन सा लोकल एरिया अफेक्टेड है, कौन सी स्पेसिफिक एरिया अफेक्टेड है, जिसकी वजह से बच्चे को सिम्टम आ रहा है। एंड जो कॉन्शियसनेस है इसमें फुल कॉन्शियसनेस रहता है, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। सो हमारा कौन सा था, सिंपल सीजर। सिंपल सीजर में क्या हो रहा था कि बच्चे को फुल कॉन्शियसनेस है और कोई एक हेमिस्फीयर में किसी एक लोब में एक कोई छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व हुआ है, अफेक्टेड हुआ है, जिसकी वजह से सिंपल सीजर देखने को मिलता है। बट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि लोब तो एक ही होगा पर उस एक लोब में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोकल एरिया इन्वॉल्व होंगे, अफेक्टेड होगा, जिसके वजह से बच्चे का जो कॉन्शियसनेस है वो आपको अल्टर्ड दिख सकता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स में फ़र्क क्या है, सिंपल जो था, सिंपल में कोई भी कॉन्शियसनेस लॉस नहीं हो रही, फुल कॉन्शियसनेस है, बट कॉम्प्लेक्स में अल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा क्योंकि बच्चे का जो एक लोब है उसमें बहुत सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट इसमें क्या हो रहा था, कोई एक स्पेसिफिक पार्ट, कोई एक लोकल एरिया इन्वॉल्व हो रहा था। कॉम्प्लेक्स में ढेर सारे, एक ही लोब के ढेर सारे पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि जनरलाइज्ड में पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, पार्शियल में नहीं होता, इसलिए इसका नाम पार्शियल, लोकल या फोकल है।
तो इसीलिए दोनों में एक ही लोब अफेक्टेड हो रहा है। सिंपल में कोई एक स्पेसिफिक पार्ट होगा और कॉम्प्लेक्स में एक ही लोब के ढेर सारे पार्ट इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स है उसमें कॉन्शियसनेस अल्टर्ड दिखाई देगा और बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, रेपिटेटिव, जैसे कि बच्चे मूवमेंट्स कर रहे हैं, जॉकिंग मूवमेंट्स, कुछ इस टाइप का, लिप स्मैकिंग दिखेंगे। लिप स्मैकिंग का मतलब होता है कि अपने आप बार बार मतलब कि इस टाइप का करना, ठीक है। और आइज़ का भी दिखेगा, आइज़ फ्लटरिंग, अपने आप ही इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, उसके कुछ कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर अदर में बात करें तो नम्बनेस, टिंगलिंग में थोड़ा ईचिंग टाइप का होता है, मतलब कि थोड़ी अलग ही सेंसेशन फील होती है, नम्बनेस होगा, उसको कन्फ्यूज़न भी होगा, एब्डोमिनल पेन, क्योंकि जो मूवमेंट्स है मसल्स की उसकी वजह से मे भी एब्डोमिनल पे देखने को मिल सकता है, अंदर कोई फ्लस्ड फेस। तो ये सारे जो सिम्टम्स है वो हमारे कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। जो सिम्टम्स है ना वो आपको सबसे ज़्यादा जर्नलाइज्ड का समझ में आएगा, क्योंकि जर्नलाइज्ड में नेम के साथ ही सिम्टम्स पता लग जाता है। तो इसमें मिक्स्ड सिम्टम्स है, इसमें सिंपल में आपका कुछ नहीं लिखना, बस बच्चे को कॉन्शियसनेस फुल रहती है, कोई एक अफेक्टेड पार्ट है इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें सिम्टम नहीं आते। बट कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे सिम्टम आते हैं क्योंकि एक ही लोब का ढेर सारा पार्ट अफेक्टेड हो रहा है। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड का। हाँ, एक और है आपका, अगर आप थर्ड लिखना चाहो तो फोकल टू बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब क्या होता है, बोथ साइड। फोकल टू कहने का मतलब क्या है कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट तो अफेक्टेड होगा, पर धीरे धीरे वो क्या होगा, दोनों लोब को, दोनों हेमिस्फेयर को अफेक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से जर्नलाइज्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं थर्ड पार्ट में, ठीक है। इसमें जर्नलाइज्ड में आपका ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि धीरे धीरे पहले एक स्पेसिफिक पार्ट है फिर दोनों हो रहा है। इसमें डायरेक्ट ही क्या हो रहा है आपका, पहले तो एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, पहले एक पार्ट इन्वॉल्व होगा, फोकल मतलब एक छोटा सा पार्ट इन्वॉल्व होगा, धीरे धीरे वो बोथ साइड के लोब को अफेक्टेड करने लगेगा। तो ये आपका थर्ड है, फोकल टू बाइलेटरल। तो हमारा पार्शियल खत्म, डेफिनेशन मैंने बताया आपको, उसके बाद मैंने बताया कि इसके टाइप्स दो हैं, पार्शियल एंड कॉम्प्लेक्स। पार्शियल में पार्शियल एंड जनरलाइज। पार्शियल को हमने क्लासिफाइड किया, फर्स्ट सिंपल एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड फोकल टू बाइलेटरल। अब देखते हैं हम जर्नलाइज्ड का। जर्नलाइज्ड सीजर, जर्नलाइज्ड सीजर में अगर किसी ने नाम सुना हो, टॉनिक, क्लोनिक, मायोक्लोनिक, एकाइनेटिक, टॉनिक, क्लोनिक, जिसको हम ग्रैंड माल भी बोलते हैं। सेकंड नेम क्या है, ग्रैंड माल। सेकंड है एब्सेंस सीजर, जिसको बोलते हैं पेटिट माल। थर्ड है हमारा मायोक्लोनिक एंड फोर्थ है हमारा टॉनिक। एक और है फिफ्थ पार्ट, एटॉनिक सीजर, जिसको एक काइनेटिक सीजर भी बोलते हैं। टॉनिक और क्लोनिक का मतलब क्या है? टोनिक का मतलब है टोन, ठीक है, मसल्स का टोन। एक तो होता है बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाना, मतलब ये जो हैंड है ये अगर मैं ढीला छोड़ूँ तो एटोनिक है, ठीक है, बिल्कुल ढीला है, इसको जैसे मर्जी हो। और एक है आपका फुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्टिफ होना, कोई उसको हिलाने की, कोई उसको ऐसे मतलब घुमाने की भी कोशिश कर रहा है, बहुत ढीला करने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं हो रहा है क्योंकि वो स्टिफ हो गया। तो टोनिक का मतलब है टोन, स्किन की टोन, कि वो स्टिफ है, लूज है, एटोनिक है, ठीक है। और क्लोनिक का मतलब है कि पोजीशन, एक ही पोजीशन में, जैसे एक ऐसे स्टिफनेस हो रहा है तो एक ही पोजीशन में जॉकिंग मूवमेंट होना, और एक ही पोजीशन में, पोजीशन मतलब कि मूवमेंट भी और पोजीशन भी आपकी जो है वो है क्लोनिक। और टोनिक का मतलब है टोन, मसल्स का टोन कैसा है,
ठीक है। तो टॉनिक और क्लोनिक मतलब कि टॉनिक का मतलब स्टिफनेस और क्लोनिक का मतलब जॉकिंग मूवमेंट। जब पेशेंट में जॉकिंग मूवमेंट और मसल स्टिफनेस दोनों साथ में देखा जाए तो वो हमारा जो सीजर है वो टॉनिक क्लोनिक सीजर होता है। इसमें पेशेंट का अब जर्नलाइज्ड है तो इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। तो टॉनिक क्लोनिक में भी पेशेंट का लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मसल स्टिफनेस, जॉकिंग मूवमेंट्स और ओकेजनली क्या होगा, एपिलेप्टिक क्राइंग, कि मतलब कि जब ये सीजर आएगा तो उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, बच्चा रो रहा होगा, या फिर एडोलेसेंस एज में है तो एडल्ट क्राइंग देखने को मिलेगा। जो आइज रोल है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। नेक, आइज, लेग्स फ्लेक्स्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा, टाइट होगा, स्टिफ होगा और उसमें कंटिन्यूअस जॉकिंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये हमारा टॉनिक क्लोनिक फेज है। टॉनिक क्लोनिक फेज में क्या हो रहा है कि मसल्स की जो टोन है वो बिल्कुल स्टिफ्ड है, क्लोनिक जॉकिंग मूवमेंट हो रहे हैं और जॉकिंग मूवमेंट उनके साथ साथ जो आईज हैं, आई रोल है वो अपवर्ड साइड में है, जो नेक है, लेग है, आर्म है वो बच्चे का फ्लेक्स्ड मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओकेजनली एपिलेप्टिक क्राइंग है। ये जो सीजर है वो 30 सेकंड से लेके 30 मिनट के लिए देखा जा सकता है। कितना टाइम के लिए, 30 सेकेंड टू 30 मिनट्स के लिए टॉनिक क्लोनिक सीजर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद क्या होता है, जब सीजर मतलब कि जब सीजर मतलब ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड बच्चे का ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बच्चा आपको मतलब कि उसको ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हुआ है, नींद आ रहा है, कंफ्यूज्ड होगा और मे बी नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकती है मसल्स मूवमेंट्स की वजह से। और बच्चे को मतलब कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो उस मोमेंट में हुआ वो उसको बिल्कुल याद नहीं है, मेमोरी नहीं है उसकी कि उस टाइम पे उसके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टॉनिक क्लोनिक फेज, या फिर सेकंड नेम है ग्रांड माल सीजर, जो कि 30 सेकंड से लेकर के 30 मिनट्स के लिए हो सकता है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चे को, इस सीजर में बच्चे के साथ जॉकिंग मूवमेंट्स हो रही है, मसल स्टिफनेस हो रहा है, आई रोल अपवर्ड हो रहा है, ओकेजनली एपिलेप्टिक क्राइंग देखने को मिल रहा है, जो नेक है, नेक एरिया है, आर्म है, लेग है, वो सारा फ्लेक्स्ड है। और आफ्टर एपिसोड क्या देखने को मिल रहा है इसमें, आफ्टर एपिसोड बच्चा स्लीपी है, ड्राउजी सा है, कंफ्यूज्ड है और नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। एब्सेंस सीजर क्यों नाम है, ये बस 50 सेकेंड के लिए आता है, ठीक है, बहुत एक दिन में बहुत टाइम आता है। 50 एब्सेंट सीजर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसको जो सामने आपके पेशेंट बैठा हुआ है उसको कब सीजर आ गया और चला भी गया आपको पता नहीं लगेगा। 50 सेकंड के लिए बच्चा चल रहा है और चलते चलते अचानक रुक गया क्योंकि उसको सीजर आया और बिल्कुल मतलब कि वो सामने देखी जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टॉप हो गया, फिर से चलने लगा। अगर वो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते अचानक सीजर आया, थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुआ, फिर अपना काम करता रह रहा है, ठीक है। तो ये यूजली जो है 6 से 12 साल के बच्चों में देखा जाता है। मतलब टोटल इंसिडेंस हमने ये देखा कि 5 से लेकर के 20 साल के बच्चों में देखने को मिलता है। ये जो है 6 से 12 साल के बच्चों में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, 50 सेकंड का आता है, पता नहीं लगता आपको कि सीजर आया भी, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है एब्सेंट सीजर। एंड सेकंड है पेटिट माल सीजर। इसमें स्टेयरिंग एपिसोड होते हैं। स्टेयरिंग एपिसोड वही जो मैंने आपको बताया कि बच्चा चल रहा है और अचानक बीच में स्टॉप हुआ, फिर चल रहा है, अगेन वो काम स्टार्ट कर रहा है, काम कर रहा है, बीच में स्टॉप हो रहा है और अगेन रिपीट कर रहा है उस काम को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेयरिंग एपिसोड। इसमें स्टेयरिंग एपिसोड देखने को मिलते हैं। स्टेयरिंग एपिसोड, इस स्टेयरिंग एपिसोड का क्या मतलब है कि काम चल रहा है, फिर स्टॉप हो रहा है और फिर अगेन उसको रिपीट कर रहा है। फ्लटरिंग आईलिड्स देखने को मिलेंगे और एक दिन में मे भी 50 to 200 पर डे ये एपिसोड हो सकता है किसी के साथ। तो बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा इस सीजर को चेक करने के लिए, एसेस करने के लिए, देखने के लिए। मायोक्लोनिक, मायो का मतलब क्या है, मसल, और क्लोनिक का मतलब आपको पहले बताया कि क्लोनिक का मतलब है पोजीशन, मूवमेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बच्चे का इसमें कॉन्शियसनेस रहेगा और कॉन्शियसनेस के साथ रिपीटेड कॉन्ट्रैक्चर। कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है, जैसे कि जो मसल्स हैं उसमें कंटिन्यूअस ऐसे मूवमेंट देखने को मिल रही है। ये जो होता है
ये कब कब होगा? अगर जस्ट वो अभी सो के उठा है, जस्ट वो सोने जा रहा है या फिर ड्राउजी सा फील कर रहा है, उस टाइम पे मायोक्लोनिक स्टिफनेस देखने को मिलता है, जिसमें मायोक्लोनिक देखने को मिलता है जिसमें मसल्स में मूवमेंट्स होती हैं, कई बार टाइट भी हो जाता है, ठीक है, मसल्स टाइट हो जाती है, मसल स्टिफनेस कंटिन्यूसली उसमें मूवमेंट हो रही है, या फिर मूवमेंट नहीं भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया है, तो उसको बोलते हैं मायोक्लोनिक सीजर। एंड लास्ट है टॉनिक सीजर। टॉनिक सीजर में क्या होगा, जो मसल्स है वो बस स्टिफ हो जा रही है सोने के टाइम पे और जगने के टाइम पे, उठते टाइम या सोने के टाइम बस मसल स्टिफनेस देखने को मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं टॉनिक सीजर। अब मायोक्लोनिक और टॉनिक में कंफ्यूज नहीं होना। मायोक्लोनिक में है कि रिपीटेड कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिल रहा है, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्चर, और मतलब मसल्स जो है वो जॉक हो रहे हैं, मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और इसमें बस आपका जो मसल्स है वो बिल्कुल बस टाइट है, मसल स्टिफनेस है। ये भी सोने जागने पे टाइम पे हो रहा है, ये भी उसी टाइम पे हो रहा है, बट इसमें जॉक्स मूवमेंट्स हैं और इसमें मूवमेंट्स नहीं है, बस स्टिफनेस है। ओके। एंड एटोनिक में क्या है, मसल्स बिल्कुल लूज होंगे, बिल्कुल स्टिफनेस नहीं होगा, और ये ज़्यादातर जो है सडन लॉस हो जाएगा, और जो ये पेशेंट है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा, और बहुत ऐसा इस केस में होता है कि वो नीचे की साइड फॉल हो जाता है, गिर जाता है झुकने की वजह से, और टोन बिल्कुल मतलब जो टोन है वो बिल्कुल लूज होने की वजह से। तो इसमें फ्रोजन पोजीशन देखने को मिलता है। फ्रोजन पोजीशन का मतलब होता है एक ही पोजीशन में थोड़े टाइम के लिए बने रहना, कुछ टाइम के लिए एक ही पोजीशन में रहना, उसको बोलते हैं फ्रोजन पोजीशन। तो एक बार रिपीट करते हैं। अब अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमने जर्नलाइज में पहले ही पढ़ा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, और अभी हमने पढ़ा कि जो मायोक्लोनिक है उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं हो रहा, टॉनिक में भी शायद थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, तो इससे ये नहीं बोल सकते कि जर्नलाइज में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपके टाइप्स पे, क्लासिफिकेशंस पे कि कौन सा है। अब मायोक्लोनिक नाम ही रखा हुआ है कि मसल्स और प्लस में जॉकी मूवमेंट, ठीक है, तो मसल्स और जॉकी मूवमेंट हो रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो पेशेंट कॉन्शियस ही रहे पूरा, वो पेशेंट कई बार अनकॉन्शियस हो भी जाता है, क्योंकि अगर मसल्स मूवमेंट हो रहे हैं तो उसका बैलेंस खराब होने की वजह से, या फिर बच्चा वीक है बहुत ज़्यादा, डिपेंड करता है बच्चे के बॉडी पे और उसका न्यूट्रिशन लेवल पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी बॉडी कैसी है, किस टाइप का है, वो किसी स्ट्रेस से झेल रहा है, किस कंडीशन में रह रहा है, उसका एनवायरमेंट एरिया कैसा है, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये फाइनली नहीं बोल सकते कि इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होता, बट देखा जाता है कॉमनली कि इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के कोई चांसेस नहीं बनते हैं, बस मसल स्टिफनेस होता है। तो टाइप्स हमारे दो हैं, पार्शियल एंड जनरलाइज। पार्शियल में हमने 3 देखा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और फोकल टू बायलैटरल। जनरलाइज्ड में टॉनिक क्लोनिक, मायोक्लोनिक, एब्सेंस सीजर, जिसको पिटेट माल भी बोल रहे हैं, पिटेट माल, और उसको टॉनिक क्लोनिक को ग्रैंड माल भी बोल रहे हैं। एंड मायोक्लोनिक के बाद एटोनिक और टॉनिक, ये कुछ टाइप्स हैं हमारे जनरलाइज्ड सीजर के। अब चलते हैं कॉजेस पे। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं इसके सीजर का कॉज एक नहीं है, बहुत सारा है, डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, जेनेटिक्स पे, मेटाबॉलिज्म पे, मेटाबॉलिज्म नहीं, मेटाबॉलिक, यस, जो जैसे कैल्शियम है, ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि पोटेशियम जो अगर ज़्यादा कम होता है तो वो सबसे पहले हार्ट को अफेक्ट करता है, बट अगर सोडियम का लेवल हाई हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो ज़्यादा ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो सोडियम देखा गया है, ग्लूकोज हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये चीज़ें अगर डिक्रीज हो रही हैं आपकी बॉडी में तो सीजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉजेज ही यही है, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिमिया। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सीजर होता है मेटाबॉलिक में। और अगर जेनेटिक में बात करें तो जीन म्यूटेशन, एक स्पेसिफिक जीन है जिसका म्यूटेशन हो जाए तो सीजर देखने को मिलता है। किसी बच्चे में उसमें बाय बर्थ ही सीजर होता है, बच्चा पैदा होते ही उसमें ये सीजर के एपिसोड देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जेनेटिक स्ट्रक्चर पे अगर जाए तो माल फॉर्मेशंस हो गए,
कोई इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गया, तो ये कुछ मतलब हमारे, अगर आपको पीरियड के अकॉर्डिंग लिखना है, अर्ली पीरियड, लेट पीरियड और 1 से 5 साल के बच्चों में, तो उसका, और आपको स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों पे लिखना है, तो सभी का अलग अलग है। बट अगर हम लिखे स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन इजी बनेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में सबसे पहले आ गया ट्यूमर। अब कैसे होगा, ट्यूमर है और ट्यूमर की वजह से वो एरिया ऑक्यूपाई हो रहा है, ट्यूमर है और ट्यूमर की वजह से वो उस एरिया पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, और प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो मे भी जो सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा, जो न्यूरल एक्टिविटी हो रही है वो अफेक्ट होगा, और उसकी वजह से सीजर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा ब्रेन इंजरी हो गया, ब्रेन इंजरी, किसी टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुआ है और उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ब्रेन माल फॉर्मेशन, स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक पता ही है, क्लॉट्स वगैरह की वजह से ब्लॉक हो जाना। तो ये स्ट्रक्चरल कॉजेज हैं जिनकी वजह से, इन सभी में अगर आपको मैं रीज़न बताऊं तो रीज़न यही है कि अगर आपका ब्लड सप्लाई अफेक्ट हो रहा है, अगर आपका नर्व सप्लाई अफेक्ट हो रहा है तो ही सीजर होता है। नर्व सप्लाई, हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन, एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब कि न्यूरॉन्स किसी भी वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं, कोई ऐसा रीज़न आपको लगता है जिसमें आपका जो ब्रेन का न्यूरॉन है वो अफेक्ट हो सकता है, तो सीजर होता है। इस स्ट्रक्चर में ट्यूमर है, जो आपके जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल न्यूरल सप्लाई है, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर जेनेटिक की बात करें, स्ट्रक्चरल हो गया, जेनेटिक की बात करें तो मे बी हेरिडिटरी, फैमिली वाइज हो सकता है कि फैमिली में शुरू से ही देखने को मिल रहा है, और जीन म्यूटेशन, जिसमें एक स्पेशल जीन है, उस जीन का नाम है SCNIA। ये स्पेशल जीन है जिसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो ये देखने को मिलता है बाय बर्थ ही, इसको बोलते हैं ड्रेवेट सिंड्रोम। ड्रेवेट सिंड्रोम, जिसमें बाय बर्थ ही बच्चे में सीजर, एपिलेप्सी देखने को मिलता है। तो जेनेटिक में 2 चीज़ें हैं, आपकी फैमिली वाइज हो सकता है और एक स्पेशल जीन है जिसको SNIAC बोला है हमने, ड्रेवेट सिंड्रोम। और स्ट्रक्चर में ये चीज़ हो गए। अगर हम मेटाबॉलिक की बात करें तो मेटाबॉलिक का मैंने आपको पहले ही बताया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, आप ये पॉइंट्स लिखते जाओ, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से एनकेफ्लोपैथी होता है। एनकेफ्लोपैथी में क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगा और ऑक्सीजन की सप्लाई से इस्चेमिक होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड जो एरिया है वहाँ पे जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं ब्रेन के, वो डेड होने लगेंगे और ब्रेन डैमेज होगा, ब्रेन डेथ होगा और उसकी वजह से बच्चे का डेथ होगा। तो इनकेफ्लोपैथी में ये हाइपोक्सिक कंडीशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूस इस्चेमिक इनकेफ्लोपैथी। तो मेटाबॉलिक में आपका हाइपोक्सिया भी आ जाएगा, हाइपोक्सिया, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो ग्लूकोज लेवल है बच्चों में, वो अगर 40 mg/dl डेसीलीटर से नीचे जाए तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। कितना, 40 बिलो 40 ml 40 mg/डेसीलीटर। ओके, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, 125 से अगर 125 मिली इक्विलीटर पर लीटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हाइपोनेट्रीमिया कंडीशन है। ठीक है, और अगर इन्फेक्शन की बात करें, इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस होगा, मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा था, इन्फ्लेम्ड एरिया हो रहे थे, इन्फ्लेम्ड एरिया की वजह से जो स्पेस है, सब आर्कनोइड स्पेस और अदर सब ड्यूरल स्पेस, वो स्पेस में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, कहीं ना कहीं सप्लाईज अफेक्टेड हो गए, नर्व सप्लाई भी अफेक्ट होगा, उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो गया। HIV हो गया, HIV में जो हमारे एंटीबॉडीज़ होते हैं वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन जल्दी ठीक नहीं होता। तो HIV हो गया, HIV एड्स और न्यूरोसिस्टिक किरोसिस।
न्यूरोसिस्टिक्रोसिस में क्या है, पैरासिटिक इन्फेक्शन है, नाम मैं लिख देती हूँ, न्यूरोसिस्टिक्रोसिस पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि टैपवर्म की वजह से होता है। और ये ज़्यादा जो लोग कच्चे मांस खाते हैं, अनकुक्ड मांस लेते हैं, इनटेक करते हैं, उनमें ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, देखने को मिलता है न्यूरोसिस्टिक्रोसिस। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ट्यूमर, ब्रेन इंजरी, ब्रेन मालफॉर्मेशन, स्ट्रोक, जेनेटिक वाइज देखें तो फैमिली जीन म्यूटेशन, मेटाबॉलिक वाइज देखें तो हाइपोक्सिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इन्फेक्शन वाइज देखें तो न्यूरोसिस्टिक्रोसिस, मेनिंजाइटिस, HIV, एड्स। और अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स का। तो जो साइन एंड सिम्टम्स है उसके बाद हम बात में करेंगे, पहले एक स्टेज के बारे में पढ़ लेते हैं। साइन एंड सिम्टम्स मुझे लगता है पता लग भी गया होगा, जो हमने टाइप्स में साइन एंड सिम्टम्स पढ़े हैं वही सारे टाइप्स होंगे। लॉस ऑफ अनकॉन्शियस, अल्टर अनकॉन्शियस, जॉकी मूवमेंट्स, स्टिफ मसल स्टिफनेस, उसके बाद अदर में अगर देखें मसल स्टिफनेस के अलावा शेकिंग हैंड मूवमेंट्स, इमोशनल चेंजेस, स्टेयरिंग स्पेल्स, लिप्स स्मैकिंग के अलावा आइज फ्लटरिंग, स्लग स्पीच। ठीक है, तो ये साइन एंड सिम्टम्स है, इसको मेरे को अलग से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे ही आप एक बार मैं नाम ले लेती हूँ, सारे लिखते जाओ। शेकिंग मूवमेंट, अनकंट्रोल्ड जर्किंग मूवमेंट, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ड्राउजीनेस, अनयूजुअल सेंसेशन, जैसे स्मेल आ रहा है कोई, उसको सड़ी सड़ी सी स्मेल आ रही है, उसके जो सीजर का एपिसोड है उसको आने से पहले उसको अजीब सा स्मेल आ रहा है जो किसी को नहीं आ रहा, टिंगलिंग सेंसेशन, फ्लैशिंग लाइट, नम्बनेस एंड इमोशनल चेंजेस, फियर हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। और उसके अलावा रिपीटेड ऑटोमेटिक मूवमेंट, जैसे कुछ है नहीं माउथ में पर फिर भी वो चबाई जा रहा है, च्विंग, लिप स्मैकिंग, स्टेयरिंग स्पेल्स, सडन ब्लॉक और नॉट रिस्पॉन्ड। मतलब स्टेयरिंग स्पेल्स का मतलब होता है कि वो अचानक से ब्लॉक हो गया और आप कुछ बोल रहे हो या कर रहे हो तो वो आपको बस दिख ही जा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये सीजर्स के साइन एंड सिम्टम्स है। आगे बात करें स्टेज की, तो इसका 4 स्टेज है। फोर स्टेज है। प्रोड्रोम, ऑरा, इक्टल और लास्ट वन इज पोस्ट इक्टल। इक्टल और पोस्ट इक्टल आपका फेज है सीजर के ड्यूरिंग सीजर उस पेशेंट को क्या हो रहा है, उस पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं इक्टल फेज। और सीजर के बाद पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, सीजर के बाद पेशेंट कैसा एक्सपीरियंस कर रहा है अपने साथ, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसको, वो आता है हमारा पोस्ट इक्टल। ऑरा मैंने आपको पहले ही पढ़ाते हुए बोला कि एक भगवान के पीछे एक गोल सा बना होता है येलो सा, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, और उसका मानना यही होता है कि भगवान को सब कुछ पहले से पता लगता है। तो वैसे ही पेशेंट, सीजर वाले पेशेंट को जब सीजर आने वाला होता है उससे पहले कुछ कुछ फीलिंग आने लगती है, कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, जो हम असेसमेंट के टाइम पे उस पेशेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपको कुछ ऐसा फील हो रहा था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपको डर लग रहा है अचानक से, या फिर आपको कुछ स्मेल आ रही थी, या फिर आपको बिल्कुल फ्लैश लाइट दिख रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स पूछते हैं जो ऑरा के टाइम पे होता है। ठीक है, और इसके अर्ली साइन नोटिस मतलब कि कुछ घंटे पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, ये आपके जस्ट सीजर से पहले हुआ, ये हुआ कुछ घंटे पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं सीजर से पहले। जैसे उसका अचानक से कल ठीक था और नेक्स्ट डे उसका मूड और बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया, किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहा है, स्लीपिंग साइकिल में प्रॉब्लम हो रहा है, और कई चीज़ों में उसको डिफ़िकल्टीज आ रही है, डेली एक्टिविटीज़ या कोई भी एक्टिविटी करने में अगर उसको फोकस ही नहीं हो पा रहा, वो अलर्ट ही नहीं हो पा रहा है, एक जगह पे अवेयर ही नहीं रह रहा है, तो वो कहाँ से कोई काम करेगा। तो कुछ टाइम पहले अगर उसमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम
प्रोड्रोम फेज बोलते हैं, और जस्ट सीजर से पहले जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, इक्टल सीजर के टाइम पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं, और पोस्ट इक्टल सीजर के बाद उसको क्या हो रहा है। मोस्टली सीजर के बाद पेशेंट जो होता है वो सोने की कोशिश करता है, रेस्ट उसको लेना, कंफ्यूज रहता है, मेमोरी पीछे क्या हुआ उसके साथ, सीजर के टाइम पे क्या चल रहा था क्या नहीं हो रहा था उसको कुछ पता नहीं होता। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे कुछ फेजेस थे। तो आज का जो वीडियो है वो हमने उसमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया, सीजर, जो कि पीडियाट्रिक न्यूनेटल सीजर है, और उसमें हमने कवर किया डेफिनेशन, कॉजेज, इंसिडेंस, और उसके साथ साथ हमारा क्या था, डायग्नोस्टिक नहीं, टाइप क्लासिफिकेशंस थे एंड फेजेस थे। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी, जैसे मैंने हाइड्रोसिफिलस पे पहले पैथोफिजियोलॉजी डाल दिया था क्योंकि उसमें जो चीज़ें थी वो आपकी पैथोफिजियोलॉजी पे थी, बट यहाँ पे कॉजेस पे है कि बच्चे को सीजर होने का रीज़न क्या है। अगर वो कॉज उठाते हैं तो उसकी वैसी ही पैथोफिजियोलॉजी बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्नोस्टिक इवेलुएशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी।